दोस्तों, ईशा गुस्से में फोन पर गरजते हुए कहती है, जिस दिन दादा भाई के खिलाफ एक भी पक्का सबूत मेरे हाथ लग गया, उस दिन उसे कानून के सामने घसीट कर लाऊंगी। फिर उसे सीधा जेल की सलाखों के पीछे सड़ाऊंगी, ताकि उसे अपने हर गुनाह की सजा मिले। ईशा पूरे जोश के साथ दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाने निकल पड़ती है। लेकिन हर गली, हर मोहल्ले में लोग उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उधर सूरज अस्पताल के मंदिर में खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करता है। सूरज, हे कान्हा जी, अगर मेरी सच्चाई सामने आने वाली है तो पहले बाबा को ठीक कर दो। बाकी जो सजा होगी मैं स्वीकार कर लूंगा। उसी समय डॉक्टर दौड़ते हुए बाहर आते हैं। डॉक्टर, गुड न्यूज, मरीज ने पहली बार हल्का रिस्पॉन्स दिया है। पूरा परिवार खुशी से भर उठता है, लेकिन सूरज के मन का डर अभी भी खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ईशा को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है। उसमें दादा भाई के ठिकाने का नक्शा और एक अधूरा स्केच होता है। श्रेया, मैडम, लगता है किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश की है। ईशा बिना देर किए टीम के साथ रेड की तैयारी कर देती है। उधर काव्या को खबर मिलती है कि ईशा उसी जगह जाने वाली है जहां सूरज अपने लोगों से मिलने वाला है। काव्या घबराकर, अगर भाभी वहां पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। काव्या तुरंत सूरज को फोन करती है। काव्या, भैया, ईशा भाभी आपके ठिकाने की तरफ निकल चुकी हैं। कुछ कीजिए, नहीं तो आज सारा सच सामने आ जाएगा। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत बाइक लेकर उसी जगह के लिए निकल पड़ता है। इधर ईशा की पुलिस टीम गोदाम को चारों तरफ से घेर लेती है। ईशा, आज कोई नहीं बचेगा। दादा भाई, अब कानून से भाग नहीं पाओगे। अचानक अंदर से गोलियों जैसी तेज आवाजें और धमाके सुनाई देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त काले कपड़ों और चेहरे पर नकाब पहने एक रहस्यमयी शख्स सामने आता है। उसकी चाल बिल्कुल दादा भाई जैसी होती है। ईशा उसे देखते ही चिल्लाती है, ईशा, रुको, दादा भाई। वह उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तभी दूसरी ओर से सूरज भी उसी जगह पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड में ईशा और सूरज आमने सामने आ जाते हैं। ईशा धीरे धीरे उस नकाबपोश का चेहरा देखने के लिए हाथ बढ़ाती है, और तभी कहानी एक बड़े मोड़ पर रुक जाती है। नकाबपोश का चेहरा देखने ही वाली होती है कि अचानक चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल जाता है। पुलिस टीम कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं देख पाती। ईशा, सभी लोग सावधान, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन धुआं छंटते ही नकाबपोश गायब हो चुका होता है। उसी समय ईशा की नजर सामने खड़े सूरज पर पड़ती है। ईशा, सूरज, तुम यहां? सूरज खुद को संभालते हुए कहता है, सूरज, ईशा जी, मुझे खबर मिली थी कि यहां हमला हो सकता है, इसीलिए आपकी सुरक्षा के लिए आ गया। ईशा उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसके मन में पहली बार हल्का सा शक पैदा हो जाता है। उधर भागते भागते नकाबपोश एक सुनसान गोदाम में पहुंचता है। वहां पहले से उसके कुछ साथी मौजूद होते हैं। साथी, दादा भाई, आज तो पुलिस आपको पकड़ ही लेती। नकाबपोश धीमी आवाज में कहता है, अब वक्त आ गया है कि खेल के नियम बदल दिए जाएं। इधर पुलिस स्टेशन में कमिश्नर सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं। कमिश्नर, दादा भाई तक पहुंचने के लिए हमें उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को पकड़ना होगा। उसके बिना यह केस आगे नहीं बढ़ेगा। ईशा उसी मिशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर लौटने पर काव्या और प्रिया सूरज के चेहरे की बेचैनी देखकर समझ जाती हैं कि आज बहुत बड़ा खतरा टल गया है। काव्या, भैया, कब तक ऐसे छिपते रहोगे? सूरज गंभीर होकर जवाब देता है, जिस दिन ईशा जी को सच पता चलेगा, उस दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे बाबा का सपना पूरा करना है। इसी बीच अस्पताल से डॉक्टर का फोन आता है। मरीज को होश आने के संकेत मिले हैं। हो सकता है वे जल्द ही बात भी कर सकें। ये सुनकर सूरज के चेहरे की खुशी पल भर में चिंता में बदल जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर बाबा ने होश में आते ही कोई ऐसा सच बोल दिया जिससे दादा भाई की पहचान खुल गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ईशा अपनी केस फाइल खोलती है। उसे उसी गुमनाम लिफाफे में एक नई तस्वीर मिलती है। तस्वीर में दादा भाई का चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी कलाई पर बना एक खास निशान नजर आता है। ईशा तस्वीर को ध्यान से देखते हुए कहती है,
अब तुम ज्यादा दिनों तक कानून से नहीं बच सकते। दादा भाई। अगली सुबह ईशा पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उस तस्वीर को फॉरेंसिक टीम के पास भेज देती है। ईशा, इस तस्वीर का हर छोटा बड़ा सुराग चाहिए, चाहे पूरी रात लग जाए। उधर सूरज अस्पताल में बाबा के पास बैठा होता है। तभी बाबा की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। डॉक्टर, ये अच्छा संकेत है, मरीज कभी भी होश में आ सकते हैं। सूरज की आंखों में खुशी और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। इसी बीच कमिश्नर का फोन आता है। कमिश्नर, आईपीएस ईशा, हमें खबर मिली है कि आज रात दादा भाई अपने लोगों से मिलने वाला है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ईशा, यस सर, इस बार दादा भाई बचकर नहीं जाएगा। रात होते ही पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हो जाती हैं। उधर दादा भाई के अड्डे पर उसके साथी घबराए हुए खड़े होते हैं। साथी, दादा भाई, पुलिस हर तरफ फैल चुकी है। दादा भाई शांत स्वर में कहता है, डरने की जरूरत नहीं, असली चाल अब चलेगी। उसी समय एक गुमनाम फोन ईशा के मोबाइल पर आता है। रहस्यमयी आवाज, अगर दादा भाई को पकड़ना है तो पुराने मिल वाले गोदाम में पहुंच जाओ, लेकिन अकेली आना। ईशा बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ सूरज को भी उसी गोदाम की खबर मिल जाती है। सूरज, अगर ईशा जी वहां पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह तुरंत बाइक लेकर निकल पड़ता है। पुराने गोदाम में पहुंचते ही ईशा को चारों तरफ सन्नाटा मिलता है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह पिस्तौल तानकर पलटती है। ईशा, कौन है? सामने आओ। धीरे धीरे अंधेरे से एक नकाबपोश बाहर आता है। ईशा उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से किसी की तेज आवाज गूंजती है। ईशा, रुक जाओ। ईशा मुड़कर देखती है। सामने सूरज खड़ा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और उसी पल नकाबपोश वहां से भाग निकलता है। क्या सूरज ने जानबूझकर दादा भाई को भागने का मौका दिया, या उसके पास कोई ऐसा राज है जो अभी तक किसी को नहीं पता? नकाबपोश के भागते ही ईशा गुस्से से सूरज की तरफ देखती है। ईशा, सूरज, तुमने उसे भागने क्यों दिया? बस कुछ कदम दूर था वो। सूरज शांत रहने की कोशिश करता है। सूरज, ईशा जी, उसने गोदाम में बम लगा रखा था। अगर आप उसके पीछे भागती तो आपकी जान खतरे में पड़ जाती। इतने में बम निरोधक दस्ते को एक टाइमर वाला विस्फोटक मिल जाता है। अधिकारी, मैडम, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो बड़ा धमाका हो सकता था। ईशा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन का शक और गहरा हो जाता है। अगले दिन फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है। फॉरेंसिक अधिकारी, मैडम, तस्वीर में दिख रहा कलाई का निशान बहुत दुर्लभ है। हमने ऐसे कुछ ही लोगों की सूची तैयार की है। ईशा फाइल खोलती है। सूची में कई नाम होते हैं, लेकिन आखिरी नाम देखकर वह चौंक जाती है। वह नाम धुंधला है और पूरा पढ़ा नहीं जा रहा। ईशा, इस फाइल की ओरिजिनल कॉपी अभी लेकर आइए। उधर अस्पताल में बाबा को आखिरकार होश आ जाता है। सूरज दौड़कर उनके पास पहुंचता है। सूरज, बाबा, मैं आ गया। बाबा कांपते हुए सूरज का हाथ पकड़ते हैं और धीरे से कहते हैं, बेटा, सच अब ज्यादा दिन छिपेगा नहीं। इतने में कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सूरज दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा खुलता है और सामने ईशा खड़ी होती है। वह बाबा से मिलने आई है, लेकिन उसे नहीं पता कि अगले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बाबा ईशा को देखते हैं, फिर सूरज की तरफ देखते हैं। ईशा धीरे धीरे बाबा के बिस्तर के पास आती है। ईशा, बाबा, अब आप ठीक हैं। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उसे कानून के सामने जरूर लाऊंगी। बाबा कांपते हुए ईशा का हाथ पकड़ लेते हैं। बाबा, बेटी, हर सच वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। इतने में सूरज बीच में बोल पड़ता है। सूरज, बाबा, अभी डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है, पहले आप आराम कीजिए। ईशा सूरज की ओर गौर से देखती है। ईशा, आज तुम बार बार बाबा को बोलने से क्यों रोक रहे हो? सूरज कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी डॉक्टर कमरे में आते हैं। डॉक्टर, मरीज को अभी आराम की जरूरत है, आप लोग बाहर जाइए। कमरे से बाहर निकलते ही ईशा के मोबाइल पर श्रेया का फोन आता है। श्रेया, मैडम, बहुत बड़ी खबर मिली है। दादा भाई के गैंग का एक आदमी पुलिस की गिरफ्त में है। ईशा, उसे तुरंत पूछताछ कक्ष में लेकर जाओ।
मैं अभी पहुंच रही हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही गिरफ्तार बदमाश मुस्कुराने लगता है। बदमाश, मैडम, आप दादा भाई को कभी नहीं पकड़ पाएंगी। ईशा, इतना भरोसा क्यों है तुम्हें? बदमाश, क्योंकि दादा भाई वहां नहीं रहता जहां पुलिस उसे ढूंढती है। वो वहीं रहता है जहां किसी को शक भी नहीं होता। इतना कहकर वह अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकालकर टेबल पर रख देता है। बदमाश, अगर हिम्मत है तो इस चाबी से सच का दरवाजा खोलकर देख लीजिए। चाबी के साथ एक पर्ची भी होती है जिस पर सिर्फ एक पता लिखा होता है। ईशा तुरंत अपनी टीम के साथ उस पते पर पहुंचती है। वह एक पुराना बंद पड़ा स्कूल होता है। दरवाजा खोलते ही अंदर धूल से ढकी हुई मेजें, टूटी हुई कुर्सियां और दीवार पर एक बड़ा नक्शा दिखाई देता है। अचानक ईशा की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर धूल से ढकी होती है। जैसे ही वह धूल साफ करती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तस्वीर में दादा भाई का चेहरा नहीं, बल्कि सूरज की पुरानी फोटो लगी होती है। ईशा के हाथ से टॉर्च गिर जाती है। क्या यह सिर्फ किसी की साजिश है या सच की शुरुआत? सूरज की तस्वीर देखकर ईशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। श्रेया, मैडम, क्या सूरज सर का इस जगह से कोई संबंध है? ईशा गहरी सांस लेते हुए कहती है। ईशा, नहीं, बिना सबूत के मैं किसी पर शक नहीं करूंगी। हो सकता है ये हमें गुमराह करने की चाल हो। इसी दौरान एक कांस्टेबल कमरे के कोने से एक पुरानी डायरी लेकर आता है। कांस्टेबल, मैडम, ये डायरी अलमारी के पीछे छिपी मिली है। ईशा डायरी खोलती है। उसमें कई गरीब परिवारों के नाम, उनकी मदद का हिसाब और कुछ बड़े कारोबारियों से वसूले गए पैसों का रिकॉर्ड लिखा होता है। सबसे आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जब कानून बेबस हो जाए तब किसी को दादा भाई बनना पड़ता है। ईशा सोच में पड़ जाती है। उसी समय कमिश्नर का फोन आता है। कमिश्नर, आईपीएस ईशा, हमें पक्की सूचना मिली है कि आज रात दादा भाई खुद एक बड़ी डील के लिए पुराने पुल पर आने वाला है। ईशा, यस सर, इस बार वह बचकर नहीं जाएगा। उधर सूरज को भी अपने एक आदमी से यही खबर मिलती है। साथी, भैया, पुलिस पूरे इलाके को घेरने वाली है। सूरज दृढ़ आवाज में कहता है, आज किसी भी गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे खुद सामने क्यों ना आना पड़े। रात होते ही पुराने पुल पर पुलिस चारों ओर से घेराबंदी कर देती है। घना कोहरा छाया होता है। अचानक दूर से एक काली एसयूवी आकर रुकती है। उसमें से नकाब पहने एक शख्स उतरता है। ईशा, सभी यूनिट तैयार रहें, मेरे इशारे का इंतजार करो। जैसे ही नकाबपोश आगे बढ़ता है, ईशा जोर से चिल्लाती है, दादा भाई, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, सरेंडर कर दो। नकाबपोश धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है। ईशा की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी पुल के नीचे जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उस धमाके का फायदा उठाकर नकाबपोश अंधेरे में गायब हो जाता है और जब धुआं छंटता है तो ईशा को जमीन पर एक लॉकेट पड़ा मिलता है। वह लॉकेट खोलती है। अंदर एक तरफ सूरज की तस्वीर होती है और दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे की। ईशा स्तब्ध रह जाती है। लॉकेट को हाथ में लेकर ईशा देर तक उसे देखती रहती है। श्रेया, मैडम, क्या इसमें सूरज सर की फोटो है? ईशा तुरंत लॉकेट अपनी जेब में रख लेती है। ईशा, जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, इस बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं। उसी समय फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है। फॉरेंसिक अधिकारी, मैडम, धमाका टाइमर से नहीं हुआ था, किसी ने दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया है। इसका मतलब दादा भाई अकेला नहीं था। ईशा समझ जाती है कि यह पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। उधर घर पर सूरज बेचैन होकर टहल रहा होता है। तभी उसका एक साथी दौड़ता हुआ आता है। साथी, भैया, पुलिस को पुल से एक लॉकेट मिला है। सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूरज, क्या ईशा जी के हाथ लग गया? साथी सिर हिला देता है। सूरज समझ जाता है कि अब सच्चाई उससे ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगी। इसी बीच अस्पताल से फोन आता है। डॉक्टर, आपके बाबा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। वे बार बार किसी राज की बात कर रहे हैं। सूरज बिना देर किए अस्पताल पहुंचता है।
बाबा मुश्किल से आंखें खोलते हैं। बाबा, बेटा, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। अगर तुमने खुद सच नहीं बताया तो हालात बता देंगे। सूरज की आंखें भर आती हैं। उधर ईशा रात में अकेले अपने ऑफिस में बैठी होती है। वह लॉकेट, डायरी और फॉरेंसिक रिपोर्ट को एक साथ रखकर जोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर लॉकेट के अंदर बने एक छोटे से अक्षर पर पड़ती है, SK 17। ईशा, ये कोई कोड है या किसी जगह का संकेत? वह तुरंत रिकॉर्ड निकलवाने का आदेश देती है। कुछ देर बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पुरानी फाइल खुलती है। उस फाइल का नाम देखकर ईशा की आंखें फैल जाती हैं। ऑपरेशन SK 17। गोपनीय फाइल खोलने के लिए वह पासवर्ड डालने ही वाली होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ईशा, अगर ये फाइल खुली तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ईशा पलटकर देखती है। दरवाजे पर सूरज खड़ा होता है। उसकी आंखों में डर भी है और सच बताने का फैसला भी। ईशा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठती है। उसकी नजरें सूरज पर टिकी होती हैं। ईशा, सूरज, तुम यहां? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यही फाइल खोलने वाली हूं? सूरज कुछ पल तक खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, सूरज, क्योंकि इस फाइल में जो सच है उससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ईशा का धैर्य टूटने लगता है। ईशा, मैं एक IPS ऑफिसर हूं। सच जानना मेरा फर्ज है, चाहे उसके लिए मुझे अपने सबसे करीबी इंसान के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। सूरज गहरी सांस लेता है। सूरज, अगर तुमने ये फाइल अभी खोल दी तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। इतने में कमिश्नर का फोन आता है। कमिश्नर, IPS ईशा, तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में आइए। दादा भाई केस में बड़ा अपडेट मिला है। ईशा और सूरज दोनों वहां पहुंचते हैं। कमिश्नर स्क्रीन पर एक वीडियो चलाते हैं। वीडियो में दादा भाई नकाब पहने कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, लेकिन अचानक तेज हवा से उसका दुपट्टा कुछ सेकंड के लिए हट जाता है। कमरे में बैठे सभी अधिकारी वीडियो रोक देते हैं। साहिल, सर, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। कमिश्नर वीडियो को झूम करवाते हैं। चेहरा फिर भी धुंधला रहता है, लेकिन दादा भाई की कलाई पर वही निशान दिखाई देता है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में था। ईशा की नजर अनायास सूरज की कलाई पर जाती है। सूरज तुरंत अपनी बाजू नीचे कर लेता है। ईशा के मन में सवाल और गहरे हो जाते हैं। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आता है। कांस्टेबल, सर, दादा भाई ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। स्पीकर ऑन किया जाता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, IPS ईशा, अगर सच में मुझे गिरफ्तार करना चाहती हो तो आज रात ठीक 9 बजे पुराने शिव मंदिर पर अकेले आना। वहां तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। फोन कट जाता है। कमिश्नर तुरंत आदेश देते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन होगा। ईशा खिड़की के बाहर देखती है। उसे एहसास हो रहा है कि आज की रात सिर्फ एक अपराधी का नहीं, बल्कि उसके अपने रिश्ते की भी सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। रात के ठीक 9 बजे ईशा अपनी टीम के साथ पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचती है। कमिश्नर के आदेश के अनुसार बाकी पुलिसकर्मी दूर दूर छिपकर निगरानी कर रहे होते हैं। ईशा अकेली मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, स्वागत है IPS ईशा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। ईशा चारों ओर नजर दौड़ाती है। ईशा, सामने आओ, कानून से छिपने का खेल अब खत्म हो चुका है। धीरे धीरे अंधेरे से नकाबपोश बाहर आता है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल होती है। नकाबपोश, तुम मुझे अपराधी समझती हो, लेकिन इस फाइल में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने कानून का इस्तेमाल करके मासूमों की जिंदगी बर्बाद की है। वह फाइल ईशा की ओर बढ़ा देता है। ईशा जैसे ही फाइल खोलती है, उसमें कई बड़े लोगों के नाम और पुराने केसों के दस्तावेज दिखाई देते हैं। तभी मंदिर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ हथियारबंद लोग मंदिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका सरदार चिल्लाता है, दादा भाई, आज तेरा खेल खत्म। नकाबपोश तुरंत ईशा के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि कोई गोली उसे न लगे। ईशा हैरान रह जाती है। ईशा, तुम मेरी जान क्यों बचा रहे हो? नकाबपोश बिना जवाब दिए हमलावरों का सामना करने लगता है।
उसी समय सूरज भी वहां पहुंच जाता है। वह ईशा का हाथ पकड़कर कहता है, ईशा, यहां से चलो, अभी सबसे जरूरी तुम्हारी सुरक्षा है। लेकिन ईशा अपना हाथ छुड़ा लेती है। ईशा, नहीं सूरज, आज बिना सच जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी एक गोली नकाबपोश के कंधे में लगती है। वह लड़खड़ाकर घुटनों पर गिर जाता है। ईशा तुरंत उसकी ओर दौड़ती है। जैसे ही वह उसका नकाब हटाने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसी पल दूर से कई पुलिस गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं। नकाबपोश धीरे से कहता है, अगर मेरा चेहरा आज खुल गया तो बहुत से बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ईशा एक पल के लिए ठिठक जाती है। उसके सामने अब सबसे मुश्किल फैसला है, एक आईपीएस अधिकारी का फर्ज या एक इंसान की आखिरी गुहार। मंदिर के चारों ओर पुलिस का घेरा और सख्त हो जाता है। कमिश्नर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। कमिश्नर, आईपीएस ईशा, किसी भी कीमत पर दादा भाई को भागने मत देना। ईशा घायल नकाबपोश की तरफ देखती है। उसके कंधे से लगातार खून बह रहा होता है। तभी एक तेज धमाका होता है और मंदिर की पुरानी छत का एक हिस्सा गिरने लगता है। ईशा दौड़कर एक छोटे बच्चे को बचा लेती है जो अपनी मां से बिछड़ गया था। उधर सूरज बिना अपनी परवाह किए पत्थरों के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने लगता है। ये सब देखकर कमिश्नर भी हैरान रह जाते हैं। कमिश्नर, पहले सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालो, बाकी ऑपरेशन बाद में होगा। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर नकाबपोश वहां से निकलने की कोशिश करता है। ईशा उसकी तरफ दौड़ती है और आखिरकार उसका हाथ पकड़ लेती है। ईशा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपना चेहरा दिखाओ। नकाबपोश कुछ पल तक चुप रहता है। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त, दमदार और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टॉप एंटरटेनमेंट अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।